पुष्कर द ओनर ऑफ बॉक्स एपिसोड 3। कल हमने देखा पुष्कर को अपने काम के पहले दिन ही काम पर आने में देरी हो गई थी। अब आगे क्या कोई दुर्घटना हुई थी? मैनेजर अरोड़ा ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, पुष्कर, मैंने तुम्हें कल ही साफ साफ कह दिया था, देर मत करना, देर मत करना। देखो, तुम पहले ही दिन लेट हो गए। अगर कंपनी के लीडर तुम्हें देखेंगे तो क्या सोचेंगे? तुमको पता होना चाहिए कि बहुत से लोग ये काम करना चाहते हैं। मैं ये भी देखता हूं कि तुम ईमानदार हो, इसलिए मैंने तुमको ये मौका दिया। अगर तुम ये काम नहीं करना चाहते तो मुझे जल्द से जल्द बता दो, मैं ये करना चाहता हूं। मैनेजर, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। मैं वादा करता हूं कि मैं आगे से देर नहीं करूंगा। पुष्कर ने कहा। वो कुछ नहीं कर सकता था। उसे देर से आने के लिए किसने कहा? वजह क्या थी? वो बताना ही नहीं चाहता था। बताना बेकार था। ठीक है, दोबारा ऐसा मत करना। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी वर्दी लाया हूं। अपने कपड़े बदलो और औपचारिक रूप से काम पर जाओ। सौभाग्य से मैनेजर अरोड़ा पहले दिन पुष्कर को नौकरी से निकालना नहीं चाहते थे। उन्होंने बस उसकी आलोचना की, उसे समझाया और जाने दिया। धन्यवाद मैनेजर, पुष्कर ने कृतज्ञतापूर्वक कहा। तुम अच्छे बच्चे हो। काम के पहले ही दिन तुम देर से आए। मैनेजर अरोड़ा के जाने के बाद पुष्कर ने सुरक्षा कक्ष में अपनी वर्दी बदली। तभी उसके बगल में खड़े एक और सुरक्षा गार्ड ने कहा, बड़े भाई, आप मजाक कर रहे हैं। रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया था, वरना मैं जल्दी पहुंच जाता। पुष्कर ने कहा, बड़े भाई, आपका सरनेम क्या है? हम भविष्य में सहकर्मी रहेंगे। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अन्वेष मिश्र है, तुम मुझे अन्वेष कह सकते हो। दूसरे सुरक्षा गार्ड ने कहा, तो मैं तुम्हें अन्वेष भाई कहूंगा। अन्वेष भाई, कृपया भविष्य में मेरा ध्यान रखना। अगर इस छोटे भाई में कोई कमी हो तो बता देना। पुष्कर ने सिगरेट देते हुए कहा, सहकर्मियों के साथ रिश्ता अच्छा होना चाहिए। मत करो, तुम नए हो और तुम्हें पता नहीं है, यहां काम के घंटों के दौरान स्मोकिंग करना मना है। यहां बहुत सारी लड़कियां हैं। अन्वेष ने पुष्कर द्वारा दी गई सिगरेट लेने से इनकार कर दिया और कहा, मेरा ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं है। हम सब सहकर्मी हैं। अगर भविष्य में तुमको कोई बात समझ में ना आए तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। हालांकि यहां काम काफी आसान है। जब तक तुम इधर उधर नहीं देखेंगे तब तक सब ठीक रहेगा। इस बारे में बात करते हुए अन्वेष पुष्कर के पास गया और कहा, यह कंपनी कई खूबसूरत लड़कियों के लिए मशहूर है। यहां तक कि सीईओ भी बहुत खूबसूरत है। तुम्हारा पोस्ट खाली है क्योंकि पिछले व्यक्ति ने अचानक अपनी आंखें खोली और जिस व्यक्ति को वो देख रहा था वो सीईओ था। इसलिए उसने अपना सामान समेटा और घर चला गया। मैनेजर अरोड़ा एक बात में सही कह रहे हैं। बहुत से लोग तुम्हारी पोस्ट चाहते हैं, इसलिए तुमको अपनी आंखों का ध्यान रखना चाहिए। अन्वेष भाई, मुझे याद दिलाने के लिए शुक्रिया, मैं ध्यान दूंगा। पुष्कर ने कहा, क्या हम सिर्फ 2 सुरक्षा गार्ड हैं? बिल्कुल नहीं। वर्मा ग्रुप एक बड़ी कंपनी है। वहां सिर्फ 2 सुरक्षा गार्ड कैसे हो सकते हैं? यहां एक स्पेशल सुरक्षा कार्यालय है। हम दोनों गार्ड रूम में पहरा दे रहे हैं। अगर बाकियों के पास करने को कुछ नहीं है तो वे आमतौर पर कार्यालय में ही रहेंगे। आखिरकार वहां का माहौल बेहतर है और तो और सीईओ भी इसकी इजाजत देते हैं, अन्वेष ने कहा। पुष्कर ने सिर हिलाया। कोई आश्चर्य नहीं कि बहुत से लोग यहां आना चाहते हैं। यहां के सुरक्षा गार्डों का व्यवहार वाकई अलग है। ठीक है, तुम पहले जाओ। पहले थोड़ा आराम करो, मैं बाहर खड़ा रहूंगा। तुम बाद में मेरे साथ कपड़े बदल लेना। अन्वेष ने अपनी टोपी ली और बाहर जाने के लिए तैयार हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? अन्वेष भाई, आप यही आराम करें। मैं जाता हूं। मैं नया हूं, मुझे बस काम की सिचुएशन के अनुसार ढलना है। पुष्कर ने अन्वेष को अपनी ओर खींचते हुए कहा। वो इन नॉर्मल बातों को जानता था। अन्वेष ने पुष्कर से बहस नहीं की। अब सूरज उग चुका था। ड्यूटी रूम से ज्यादा आरामदायक बाहर कैसे हो सकता था? वहां एयर कंडीशनिंग और पढ़ने के लिए अखबार थे। बेशक यहां ज्यादा आरामदायक वातावरण था। कोई बात नहीं, बाद में जब तुम थक जाओगे तो मुझे कॉल कर देना। ठीक है। पुष्कर ने बोलना खत्म करने के बाद अपनी सुरक्षा टोपी पहन ली थी। सुरक्षा कक्ष से बाहर निकल गया था और गेट पर खड़ा था। कंपनी ने उनका बहुत ध्यान रखा। यहां एक छतरी थी। पुष्कर नीचे खड़ा था और धूप बिल्कुल नहीं आ रही थी। बस इस मौसम में हवा भी गर्म थी। स्वाभाविक रूप से बाहर सुरक्षा कक्ष जितना आराम नहीं था। हालांकि पुष्कर के लिए यहां पहले से ही बहुत अच्छा था। वहां बहुत से लोग आ जा रहे थे। सुरक्षा गार्डों का काम का समय आमतौर पर
दूसरे कर्मचारियों से आधा घंटा पहले होता था। इसलिए अब वर्मा ग्रुप के कर्मचारियों के लिए कंपनी में काम पर आने का समय हो गया था। कई कर्मचारी जल्दी जल्दी कंपनी में घुसे, लेकिन कई लोगों को नया सुरक्षा गार्ड पुष्कर भी मिल गया। आखिरकार वे यहां पहले से ही सुरक्षा गार्डों के साथ जुड़े थे, लेकिन पुष्कर को पहली बार देखा था। अपने आसपास के लोगों की उत्सुक निगाहों के लिए पुष्कर अभी भी ईमानदारी से वही खड़ा था, मानो उसने उन्हें देखा ही न हो। सुरक्षा गार्ड के रूप में उसका काम इस समय एक चेहरे के प्रोजेक्ट जैसा था। मुख्य उद्देश्य कंपनी में आने वाले लोगों पर एक अच्छी छाप छोड़ना था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे अच्छा प्रदर्शन करना ही था। जब लगभग 9 बज गए तो कंपनी में लगभग कोई भी व्यक्ति इंटर नहीं कर रहा था। पुष्कर का शरीर आखिरकार शांत हो सका। इस समय उसे यह भी एहसास हुआ कि यह कंपनी वास्तव में महिलाओं से भरी हुई थी। इस दौरान कंपनी में इंटर करने वाले ज्यादातर कर्मचारी महिलाएं थीं। महाराष्ट्र में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या ज्यादा होने वाली ऐसी कंपनी देखना दुर्लभ था। देश में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या ज्यादा होने वाली ऐसी कंपनी देखना दुर्लभ था। इसके अलावा अभी अभी आई महिलाओं में से कई सुंदर भी थी। ऑफिस की वर्दी के साथ छोटी स्कर्ट के नीचे खूबसूरत पैर वाकई बेहद आकर्षक लग रहे थे। पुष्कर को लगा कि यहां पहरा देना इच्छा शक्ति की परीक्षा है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि उससे पहले के गार्ड को इधर उधर देखने के लिए नौकरी से निकाल दिया गया था। प्रलोभन बहुत बड़ा था। इस समय पुष्कर को आखिरकार अपने बारे में सोचने का समय मिला। सबसे पहले उसने सोचा कि आज सुबह चोर को पकड़ते समय उसकी स्पीड अचानक कैसे बढ़ गई। अगर वो थोड़ा ही तेज होता तो शायद उसे इसका एहसास न होता। हालांकि आज वो नॉर्मल से कहीं ज्यादा तेज था। अगर आसपास बहुत सारे लोग न होते तो उसे लगा कि वो और भी तेज हो सकता था। क्या तमाशा चल रहा है? पुष्कर ने कुछ संदेह के साथ सोचा। जो लोग उसे नहीं जानते थे वे शायद यही सोचते होंगे कि वो हमेशा से इतना तेज दौड़ता रहा होगा, लेकिन सिर्फ वही जानता था कि वो नॉर्मली इस स्पीड से तो बिल्कुल नहीं दौड़ सकता था। ये तो आज की स्पीड का आधा भी था। पुष्कर ने अपना सिर नीचे किया और ध्यान से अपने पूरे शरीर को देखा। उसे कोई फर्क नहीं दिखा। उसने कल कुछ खास नहीं किया था। अचानक ये सब कैसे हो गया? क्या ये अचानक आई पॉसिबिलिटी मात्र है? ऐसा नहीं चलेगा। मुझे वक्त मिलने पर फिर से कोशिश करनी होगी, पुष्कर ने सोचा। तभी पुष्कर ने देखा कि एक कार कंपनी से बाहर निकल रही है। उसने जल्दी से अपने बेकाबू विचारों को रोका और इलेक्ट्रिक डोर खोला। अरे, ये यहां क्यों है? कार में आगे की यात्री सीट पर बैठी महिला ने पुष्कर की ओर देखा, जो कार के बाहर दरवाजा खोल रहा था, और धीरे से कहा, एल, कौन? ड्राइवर की सीट पर बैठी लड़की ने बाहर पुष्कर की ओर देखा और कहा, नया सुरक्षा गार्ड? मिस सोनाली, क्या आप उसे जानती हैं? कार चला रही महिला थोड़ी अजीब थी। उसे पता था कि कंपनी ने एक नया सुरक्षा गार्ड रखा है, लेकिन उसने ये नहीं सुना था कि वो व्यक्ति मिस सोनाली को जानता है। मैं उसे जानती हूं। वो कुछ हद तक दिलचस्प इंसान है। सोनाली नाम की उस लड़की ने फिर पुष्कर की तरफ देखा, फिर अपना सिर घुमाकर कहा। ड्राइवर ने पुष्कर की तरफ फिर से देखा और उसकी शक्ल याद कर ली। उसके बाद उसने कुछ नहीं कहा और सीधे कंपनी से बाहर निकल गए। पुष्कर को पता नहीं था कि जो 2 लोग अभी अभी वहां से गुजरे थे वे उसके बारे में बात कर रहे थे। कार के बाहर जाने के बाद उसने इलेक्ट्रिक गेट बंद किया और वापस अपने काम पर लौट आया। कहा जा सकता है कि सिक्योरिटी गार्ड बनना अब भी थोड़ा उबाऊ था, खासकर इस तरह के शिष्टाचार वाले सिक्योरिटी गार्ड के लिए। वो अपनी मर्जी से इधर उधर नहीं जा सकता था, वरना अगर कंपनी के लीडर उसे देख लेते तो उसे डांट पड़ती। जल्द ही दोपहर के खाने का समय हो गया। पुष्कर और अन्वेष ने दूसरों से थोड़ा देर से खाना खाया क्योंकि वे ड्यूटी पर थे। चलो चलें, शिफ्ट बदलने वाले लोग आ गए हैं, चलो कैफेटेरिया चलें। तभी अन्वेष ड्यूटी रूम से बाहर आया और पुष्कर से कहा। पुष्कर ने देखा कि 2 लोग जो उसकी जैसी ही वर्दी पहने हुए थे आ रहे हैं। वो शिफ्ट बदलने आए होंगे। ठीक है, पुष्कर ने कहा। अन्वेष के नेतृत्व में पुष्कर वर्मा ग्रुप के कैफेटेरिया में आया। कहना ही पड़ेगा कि वर्मा ग्रुप में काम करना वाकई एक अच्छी बात थी। यहां का व्यवहार अच्छा था और खाना भी लाजवाब था। कंपनी का कैफेटेरिया काफी अच्छी तरह से सजाया गया था और तरह तरह के डिशेस थे। इसके अलावा दाम भी ज्यादा नहीं थे। वैसे भी ये बाहर के छोटे रेस्टोरेंट से सस्ता था। इसके अलावा अन्वेष ने यह भी बताया कि कंपनी हर महीने खाने पर सब्सिडी देगी। यहां तक कि सुरक्षा गार्डों को भी यही सब्सिडी मिलेगी।
पुष्कर को एक बार फिर लगा कि उसकी किस्मत वाकई अच्छी है। वो वाकई इतनी अच्छी कंपनी में काम कर रहा था। ये उन सभी जगहों से बेहतर था जहां उसने पहले काम किया था। वो ये भी सोच रहा था कि इस बार उसे अच्छा प्रदर्शन करना ही होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, उसे आसानी से नौकरी से नहीं निकाला जाना चाहिए। पुष्कर की भूख कम नहीं थी क्योंकि उसे वर्कआउट करना पसंद था। लकीली यहां खाना मुफ्त था, इसलिए वो जितना चाहे खा सकता था। पुष्कर ने अपने मील कार्ड से 2 डिश ऑर्डर किए, एक सूप, एक बिग साइज वादा पाव। यह बिल्कुल सही था। इसके अलावा मात्रा भी कम नहीं थी, उसके खाने के लिए काफी थी। यह उसके नॉर्मल खाने से कहीं बेहतर था। ज्यादातर समय वो गुजारा करने के लिए इंस्टेंट नूडल्स खाता था। दोपहर का खाना बीत चुका था, इसलिए कैफेटेरिया में बहुत कम लोग थे। कभी कभार कुछ लोग दिख भी जाते थे, लेकिन वे खाना खाने के बाद बस बातें कर रहे होते थे। ठीक है, देखना बंद करो। याद रखो मैंने आज सुबह क्या कहा था। इधर उधर मत देखो। ये औरतें वैसी नहीं है जैसी हम सोच सकते हैं। इनके ऊंचे आदर्श है। अन्वेष ने पुष्कर को छुआ और कहा, मुझे पता है अन्वेष भाई, मैंने ज्यादा नहीं सोचा। पुष्कर ने कहा, 2 साल के सामाजिक अनुभव के बाद अब वो कॉलेज से निकलने के बाद जैसा भोला और नासमझ नहीं रहा। अब वो सिर्फ एक सुरक्षा गार्ड है और ये महिलाएं कंपनी की सफेद पोश कर्मचारी है। उनकी सैलरी उससे कहीं ज्यादा है। वो गार्ड की तरफ नहीं देखेंगी। दरअसल पुष्कर ने ज्यादा सोचा भी नहीं। खाने के बाद अन्वेष पुष्कर को सुरक्षा कार्यालय ले गया। यहां जगह छोटी नहीं थी और एयर कंडीशन हमेशा चालू रहता था। बाहर पहरा देने से कहीं ज्यादा आरामदायक था। लंच ब्रेक होने की वजह से पुष्कर ऑफिस में नहीं रुका। इसके बजाय उसने बाहर जाने का बहाना ढूंढ लिया। अन्वेष भाई को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसने बस उसे इधर उधर न भटकने को कहा। पुष्कर इमारत से बाहर निकला और एक ऐसी जगह ढूंढी जहां कोई न हो। वो अपनी स्पीड फिर से आजमाने को तैयार था ताकि देख सके कि सुबह वाला नजारा संयोगवश था या सच। चारों ओर देखने और यह सुनिश्चित करने के बाद कि कोई नहीं है, पुष्कर दौड़ने लगा। दौड़ते ही उसे फिर से सुकून का एहसास हुआ। उसकी स्पीड और तेज होती जा रही थी। क्योंकि इस समय आसपास कोई नहीं था, पुष्कर ने जानबूझकर खुद को नहीं रोका, इसलिए उसकी स्पीड सुबह से भी तेज थी। यह सच निकला, मैं सचमुच इतनी तेज दौड़ सकता हूं। रुकने के बाद पुष्कर ने खुद से कहा, लेकिन ऐसा क्यों है? कल भी यह नॉर्मल था। जब मैंने कल सुबह वर्कआउट किया था तो मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ था। आज अचानक ये अलग क्यों है? पुष्कर को वापस जाने की कोई जल्दी नहीं थी, बल्कि उसने ध्यान से सोचा कि उसमें यह बदलाव क्यों आया। पुष्कर अक्सर व्यायाम करने के लिए दौड़ता था, खासकर कुछ दिन पहले जब उसकी पिछली नौकरी चली गई थी। उसके पास दिन भर करने के लिए कुछ नहीं होता था, इसलिए उसे सुबह दौड़ने की आदत थी। कल सुबह उसे उतना आराम महसूस नहीं हुआ जितना आज हुआ, क्योंकि यह एहसास साफ था। जब पुष्कर सोच रहा था कि प्रॉब्लम कहां है, तब दूसरे डायमेंशन में मास्टर भैरवा और उसके दोस्त पहले से ही इकट्ठा हो चुके थे और कंपटीशन शुरू करने के लिए तैयार थे। भैरवा, तुम सचमुच आ गए। मुझे लगा था कि तुम कायर होगे। एक लड़के ने भैरवा के शरीर को देखकर कहा, यह सही है भैरवा, आमतौर पर तुम पैदल चलने से ही थक जाते हो। अब तुमने तो वाकई इतनी उबाऊ कंपटीशन आयोजित की है। अगर तुम्हारे पास इतना वक्त है तो मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि तुम कुछ सुंदरियों को अपने साथ ड्राइव पर ले जाओ। भैरवा, क्या तुम गंभीर हो? मुझे लगा कि तुम मजाक कर रहे हो। भैरवा द्वारा बुलाए गए लोगों को इस पर विश्वास नहीं हुआ। शुरुआत में उन्हें लगा कि भैरवा मजाक कर रहा है। वे अमीर लोगों और अधिकारियों की दूसरी पीढ़ी के थे। अगर उनके पास समय होता तो वे जिंदगी का आनंद ले सकते थे। एक उबाऊ रेस कंपटीशन में कौन भाग लेगा? हालांकि उनके फिगर भैरवा से बेहतर थे, लेकिन उनमें से ज्यादातर पहले ही शराब और औरतों के नशे में धुत हो चुके थे। दौड़ना बहुत थका देने वाला था। स्वाभाविक रूप से वे ऐसा उबाऊ और थका देने वाला काम नहीं करना चाहते थे। तुम सब क्यों डर रहे हो? अगर तुम डर रहे हो तो मैं तुम्हें जाने दे सकता हूं। मैं बाद में लेदर के जूते पहन लूंगा। तुम दौड़ने के जूते या स्नीकर्स पहन सकते हो। यह मत कहना कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया। भैरवा ने भीड़ की ओर देखा और कहा, डरना? तुम्हारे मोटे सुअर जैसे शरीर के साथ मैं तुमसे ज्यादा तेज चल सकता हूं। भैरवा से नाखुश एक व्यक्ति ने कहा। उसे अक्सर भैरवा पर हमला करने के लिए उसके फिगर का इस्तेमाल करना पसंद था। आज की प्रतियोगिता में भी उसकी सबसे ज्यादा दिलचस्पी थी। वो इस मौके का फायदा उठाकर
भैरवा पर फिर से हमला करना चाहता था। मुझे उम्मीद है कि प्रतियोगिता खत्म होने के बाद भी तुम ऐसे शब्द कह सकोगे। जो भी हारेगा उसका इलाज क्लब में किया जाएगा, भैरवा ने कहा और फिर नौकर से अपने नए लेदर के जूते लाने को कहा। वो हर समय इतने घटिया लेदर के जूते नहीं पहनता था, इसलिए वो अपने नॉर्मल जूते पहने हुए था। अब जबकि प्रतियोगिता शुरू होने वाली थी, वो अपने जूते बदलना चाहता था। अरे, ये अलग क्यों लग रहा है? इसे पहनना बहुत मुश्किल है। ये थोड़ा छोटा लग रहा है। जूते पहनते ही उसकी भौहें तन गई। कल जब उसने इन्हें पहना था तो जूते ठीक लग रहे थे। एक रात के बाद ही ये इतने अजीब कैसे हो सकते थे? इसके अलावा जूतों का आकार भी छोटा हो गया था। अरे यार, तुमने मुझे बेवकूफ बनाने के लिए असल में एक खराब प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया। प्रतियोगिता खत्म होने के बाद मैं तुमसे हिसाब बराबर कर लूंगा। भैरवा को लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है। यह कोई अच्छा प्रोडक्ट नहीं था, यह तो बस एक खराब प्रोडक्ट था, वरना एक ही रात में इतना बड़ा बदलाव कैसे हो सकता था? हालांकि उसने शुरू में इसे सिर्फ कुछ समय के लिए पहनने की योजना बनाई थी। और हां, उसने पहले ही कह दिया था, अब वो पीछे नहीं हट सकता था, वरना क्या वो खुद अपने ही मुंह पर तमाचा नहीं मार देगा? खैर, हारने वाले का इलाज द वेलवेट टाइगर क्लब द्वारा किया जाएगा। वो एक सौदा था। भैरवा की बात सुनकर सबकी आंखें चमक उठीं। द वेलवेट टाइगर क्लब सस्ता नहीं था और वे अक्सर वहां खेलने जाते थे। अब जब भैरवा ने उन्हें दावत देने की पहल की तो वे और क्या मांग सकते थे? हां, उनकी राय में भैरवा की यही सिचुएशन थी। भैरवा की सिचुएशन कौन नहीं जानता था? वो एक ऐसा इंसान था जो थोड़ा और चलने पर बहुत थक जाता था और उसकी दौड़ने की स्पीड भी नॉर्मल इंसान की चलने की स्पीड से ज्यादा तेज नहीं थी। ऐसे इंसान से वे कैसे हार सकते थे? जाहिर है ये इम्पॉसिबल था। हंसो हंसो, बाद में हंस नहीं पाओगे। आज के बाद देखते हैं कौन मुझ पर हंसेगा कि मैं दौड़ नहीं सकता। भैरवा ने अपने फूले हुए शरीर को हिलाया और मन ही मन सोचा। हालांकि दौड़ की प्रक्रिया और परिणाम भैरवा की उम्मीद से बिल्कुल अलग थे। उसकी दौड़ने की स्पीड लगभग वैसी ही थी जैसी हमेशा होती थी। कुछ कदम दौड़ने के बाद भी उसे लगा कि उसके शरीर से पसीना निकलने लगा है और उसकी सांसें थोड़ी तेज हो गई है। उसका शरीर थका हुआ महसूस कर रहा था। ये कल जब उसने ये जूते पहने थे उससे बिल्कुल अलग था। भीड़ को दूर दूर तक भागते देख भैरवा के चेहरे पर गुस्सा और भी गहरा होता गया, खासकर जब कई लोग उसे उपहास भरी नजरों से देखने लगे। भैरवा को लगा कि अब वो इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसे ठगा गया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेवकूफ बनाने की? मैं तुम्हें मार दूंगा। भैरवा बस रुक गया। उसे पता था कि उसके जीतने की कोई उम्मीद नहीं है और अब वो सोच रहा था कि सामने वाले ने उसे बेवकूफ बना दिया है। ये कोई हाईटेक जूते नहीं थे, ये तो बकवास था। ये कचरे से भी बदतर था। भैरवा, तुम भागे क्यों नहीं? ये तो बस शुरुआत है और तुम अभी से हार मान रहे हो। ठीक है भैरवा, आओ और हमें पकड़ो। अगर तुम हमें पकड़ लोगे तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। अरे, तुमने हमसे मुकाबला करने की पहल की। मुझे लगा था कि तुमने चुपके से ट्रेनिंग की है और तुम्हारे पास एक बड़ा मारक दाव है, लेकिन तुमने इतनी जल्दी हार मान ली। मैंने तो अभी वार्म अप भी नहीं किया है। भैरवा, जल्दी आओ, हमें एक और मौका दो और हम अंतिम रेखा तक पहुंच जाएंगे। सामने खड़े लोगों ने भी देखा कि भैरवा रुक गया है तो वे एक एक करके हंस पड़े। कुछ लोग मजाक कर रहे थे और कुछ सचमुच उस पर हंस रहे थे। भैरवा को यह बात जरूर पता थी, इसलिए वो और भी ज्यादा गुस्से में था। वो पहले से ही उस अधेड़ उम्र के आदमी से नफरत करता था जिसने उसे जूते बेचे थे। इस बार उसकी और भी बदनामी हुई और तो और उसने अपनी बदनामी की पहल भी कर दी। उसे लगता था कि यह बात जल्द ही फैल जाएगी और वो लोगों में हंसी का पात्र बन जाएगा। ये सोचकर भैरवा ने झट से जूते उतार फेंके और अपने जूते पहन लिए। जहां तक इस जोड़ी जूतों की बात है तो स्वाभाविक रूप से उसने उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया। लेदर के जूते चुपचाप पड़े रहे। जूतों के ऊपरी हिस्से की खुरदरी कारीगरी धूप में कुछ ज्यादा ही चमक रही थी। इधर पुष्कर की दुनिया। तुम क्या कर रहे हो? जब पुष्कर अभी भी यह सोच रहा था कि उसके साथ क्या हुआ था तो उसने अचानक एक महिला की आवाज सुनी। पुष्कर ने पलटकर देखा। वहां सचमुच एक लड़की थी और जिससे उसने पूछा था वो वही लग रही थी। अरे कुछ नहीं, मैं यहां पहली बार काम करने आया हूं, इसलिए थोड़ा उत्सुक था। मुझे बस देखना था। पुष्कर को दूसरे इंसान की पहचान नहीं पता थी, फिर भी उसने समझाया।
अपराजिता अपने सामने वाले इंसान को जानती थी क्योंकि उसने पुष्कर की इंटर प्रक्रिया संभाली थी। चूंकि इस बार सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने सिर्फ उसे ही भर्ती किया था, इसलिए अपराजिता को पुष्कर का कुछ आभास हुआ। शुरुआत में अपराजिता को नहीं लगता था कि पुष्कर कोई खास है, वो बस थोड़ा सा अच्छा दिखता था। लेकिन आज जब अपराजिता कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट सोनाली के साथ बाहर गई तो उसे पता चला कि कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट पुष्कर को जानती थी। अपराजिता ने उस समय विस्तार से नहीं पूछा, लेकिन उसने मन ही मन पुष्कर पर ध्यान दिया। वो बस यहां से गुजरी और देखा कि पुष्कर एक स्तब्धता में था, इसलिए उसने उससे बात करने की पहल की। बिल्कुल, अपराजिता ने कहा, ठीक है, आप नए सुरक्षा गार्ड हैं, पुष्कर? हां, क्या आप मुझे जानते हैं? पुष्कर थोड़ा हैरान था। उसने आज ही रिपोर्ट की थी। उसका सिर्फ सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के लोगों से ही संपर्क था, वो बाकी डिपार्टमेंट के लोगों को नहीं जानता था। ये लड़की उसे कैसे जानती थी? अपराजिता लगभग 24 या 25 साल की लग रही थी। वो पुष्कर से छोटी लग रही होगी। उसने भी ओएल की वर्दी पहनी हुई थी, लेकिन उसके बाल छोटे थे, जिससे वो थोड़ी सक्षम लग रही थी। तुम्हारी इंटर प्रक्रिया मैंने संभाली थी, अपराजिता ने कहा। ठीक है, मैं अपना परिचय देती हूं। मेरा नाम अपराजिता है, मैं मैनेजिंग डिपार्टमेंट से हूं। आप मैनेजर हैं? नमस्ते, पुष्कर ने कहा। क्या मैनेजर? मैं तो बस एक सहायक हूं, अपराजिता ने कहा। बेशक, ये विनम्रता थी। हालांकि वो डिपार्टमेंट मैनेजर नहीं थी, मैनेजिंग डिपार्टमेंट में भी उसका कुछ रुतबा था। हालांकि वो युवा थी, लेकिन वर्कप्लेस की कुछ बातें उसे पुष्कर से बेहतर पता थी। वरना ये जानते हुए कि पुष्कर उसे जानता है, वो पुष्कर से बात करने की पहल क्यों ही करती। ठीक है, तुम अभी यहां आए हो, तुम्हें कंपनी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें पूरी कंपनी दिखाऊं? अपराजिता ने उत्साह से कहा। कोई जरूरत नहीं, मैं सीईओ को परेशान नहीं करना चाहता। सुबह ही मेरे सहकर्मी ने मुझे इसके बारे में थोड़ा बहुत बता दिया था। अपराजिता के उत्साह को देखकर पुष्कर थोड़ा हैरान हुआ। हालांकि उसने विनम्रता से उसकी दयालुता को अस्वीकार कर दिया। उसे अन्वेष की सुबह दी गई सलाह याद आ गई। वर्मा ग्रुप समूह का व्यवहार अच्छा था, वो अब भी यहां काम करना चाहता था। स्वाभाविक रूप से वो किसी के काम में दखलंदाजी नहीं करना चाहता था। अगर ऐसा है तो ठीक है, अगर तुमको किसी और चीज में मदद चाहिए तो तुम मेरे पास आ सकते हो। ठीक है, फिर मैं चलती हूं। अपराजिता नाराज नहीं हुई और उलझती नहीं रही। वो आज सिर्फ जान पहचान बढ़ाने आई थी। आखिरकार उसे वाइस प्रेसिडेंट सोनाली और सुरक्षा गार्ड के बीच के खास रिश्ते के बारे में पता नहीं था। अपराजिता के जाने के बाद पुष्कर तुरंत वहां से चला गया। चूंकि उसने पहले ही इसका परीक्षण कर लिया था, इसलिए अब बाहर धूप में रहने की कोई जरूरत नहीं थी। रूम के अंदर रहना ज्यादा आरामदायक था। और तो और काम पर जाने का समय भी हो गया था। वर्मा ग्रुप कंपनी के बाकी कर्मचारियों के पास लैपटॉप तो थे, लेकिन सुरक्षा गार्डों के पास नहीं। हालांकि किसी को इसकी परवाह नहीं थी, उनके काम में लैपटॉप्स की जरूरत नहीं थी। पुष्कर अपनी जगह पर बैठा था, लेकिन वो अपने ही विचारों में डूबा हुआ था। दरवाजे के बाहर पहरा दे रहे सुरक्षा गार्डों के अलावा सुरक्षा कार्यालय के लोगों को भी गश्त लगानी थी। हालांकि अभी समय नहीं हुआ था, इसलिए बाकी सुरक्षा गार्ड भी कार्यालय में थे। दूसरी ओर पुष्कर अपने शरीर में आए बदलावों और अपराजिता के व्यवहार के बारे में सोच रहा था। हालांकि उसे एहसास हुआ कि इन दोनों बातों ने उसे बहुत उलझन में डाल दिया था और एक अजीब सा एहसास पैदा कर दिया था। ये ऐसी बात नहीं थी जिसे कम समय में समझा जा सके। खुशकिस्मती से एक सुरक्षा गार्ड होने के नाते उसके पास सोचने का समय था। गश्त करते हुए भी वो अपने बारे में सोच सकता था। मैंने कल दोपहर में चाकू से कटे नूडल्स खाए और रात में फ्राइड राइस। ये दोनों चीजें मैंने पहली बार नहीं खाई थी। मेरे शरीर में आए बदलावों का इनसे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। पुष्कर ने धीरे धीरे याद करना शुरू किया। क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी आपके दोस्त सात्विक के साथ, सिर्फ स्टोरी विद सात्विक यूट्यूब चैनल पर।